हेलो एवरीवन, राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं देवनाम आज आपको डिस्कशन कराने वाला हूं सक्षमता 2.0 में लाइब्रेरी साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। हमने प्रीवियस 1, 2, 3 लेक्चर में 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कराया था और इस लेक्चर में हम लोग 61 से 80 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये लाइब्रेरी साइंस के तौर पे ये कंप्लीट होगा। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और इस सक्षमता परीक्षा 2.0 के अंतर्गत कंडक्ट कराया गया था। देखिए, सक्षमता परीक्षा 1.0 भी हुआ था और ये 2.0 2024 में हुआ था और इसमें उन कर्मचारियों का सिर्फ एग्जाम हुआ था। ये देखिए, ओपन नहीं था, जैसे जो लोग बेरोजगार हैं या बिहार गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं था। जो बिहार में ऑलरेडी लाइब्रेरियन थे लेकिन उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया था, तो इस एग्ज़ाम के पास होने के बाद उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया, जैसे टीचरों को दिया गया था। जैसे बिहार गवर्नमेंट में टीचर थे, उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए उनका भी सक्षमता परीक्षा हुआ था। उसी तरह लाइब्रेरी साइंस में भी सक्षमता परीक्षा हुआ था, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। हम लोग आने वाले सीरीज में सक्षमता परीक्षा का 1.0 का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग 2.0 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम लोग 61 से 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। देखिए, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजधानी कोचिंग सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के पास पिलर नंबर 60-61 के पास आ जाइए कोचिंग में और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच है 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 टीचर रहेंगे लाइब्रेरी साइंस के लिए, एक तो मैं और एक रवि रंजन सर, और दूसरे जो जीके जीएस पार्ट है वो भी कवर कराया जाएगा और हमारे पूरे एक्सपर्ट टीम आपके साथ रहेगी। देखिए, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, प्रिपरेशन प्रॉपर वे में करते हैं, तो ये गारंटी है मेरा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और आप बिहार लाइब्रेरियन का जो सपना देखे हैं वो आपका पूरा होगा। तो सपना पूरा करना है तो राजधानी कोचिंग आइए और कोर्सेस मतलब जो बैचेज है वो ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। अगर जिस दिन वैकेंसी आ गया ना, स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और ज्वाइन करके आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रैम इज प्लेस्ड ऑन। मतलब आपसे पूछ, देखिए ये हिंदी इंग्लिश में जो एग्जामिनर थे ना उन्होंने थोड़ा सा गलती किया है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में कहा जा रहा है रैम इज प्लेस्ड इन, कि रैम कहाँ होता है, लेकिन हिंदी में पूछ दिया गया है रैम क्या है। दोनों में अंतर है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना, ये प्लेस्ड होता है मदरबोर्ड में, यानी मदरबोर्ड में लगता है और एक तरह का इसका इंटरनल मेमोरी के तौर पे देखा जाता है। आप मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको मोबाइल में हो जाता है बताइए, आप दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया बताइए इसमें रैम कितना है, रोम कितना है। तो 2 चीज़ आप पूछते हैं, तो बोलता है रैम है 8 GB और बोलता है रोम जो है ना वो बोलता है आपको 128 GB या 64 GB या बोलता है 256 GB। इस तरह करके आप कंप्यूटर के तौर पे जाते हैं तो 512 GB या 1 टेराबाइट यानी 1024 GB को ही हम लोग 1 TB बोलते हैं। तो ये मेमोरी का साइजिंग होता है, जैसे 1 GB 2 GB इसी तरह। तो आपका रोम ये कंप्यूटर के सेंस में ज़्यादातर में 512 GB या 1 टेराबाइट यानी 1 TB यानी 1024 GB के तौर पे देखा जाता है। रैम जो होता है वो 4, 8 और 12 ज़्यादा चलता है। इतना ही GB का ज़्यादातर आप रैम देखे होंगे मोबाइल और कंप्यूटर में। तो रैम जो होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, ये एक्सटर्नल मेमोरी की तरह होता है। इसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ये फंक्शनिंग में वर्क करता है। जब कंप्यूटर फंक्शन करता है उस समय ये यूज होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए, जितना ज़्यादा रैंडम एक्सेस मेमोरी उतना आपका कंप्यूटर फास्ट। सिंपल सी बात है, रोम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कैपेसिटी आपके कंप्यूटर मोबाइल की, यानी जितना ज़्यादा रोम रहेगा उतना ज़्यादा आप डेटा सेव कर पाएंगे अपने मेमोरी मतलब मोबाइल और कंप्यूटर में, और जितना रैम ज़्यादा रहेगा उतना आपका कंप्यूटर फास्ट रहेगा। लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, ये होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी।
तो देखिए जो वोलेटाइल मेमोरी है उसका क्या सेंस है, ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हमने ये सब लिखा है, ठीक, तो रैम में हम लोग लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा पीडीएफ सेव है ना, ये पीपीटी पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो पीडीएफ सेव है ये रोम में सेव है, और जो मैंने अभी ये लिखा है ना ये रैम में लिख रहा हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज हो रहा है। अगर ये मान लीजिए लाइन कट गया, ये बोर्ड ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, उस केस में जब हम लोग बोर्ड को ऑन करेंगे और ये पीडीएफ लाएंगे, मतलब पीपीटी लाएंगे, तो उस केस में ये लिखा हुआ मिट जाएगा। इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में जो भी वर्क होता है, पावर कट सारा डेटा इरेज हो जाता है। यानी अगर पावर कट हो गया, ऑफ हो गया, तो ये डेटा इरेज हो जाएगा और आपको सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। इसका मतलब पावर ऑफ, ऑल डेटा रीसेट। रीसेट के मतलब कि सभी डेटा रीसेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये रैम के अंतर्गत होता है। रोम में जो होता है ना, परमानेंट स्टोरेज होता है। आपने कोई भी चीज़ स्टोर कर दिया तो वो हमेशा रहेगा। आप मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप गूगल ओपन करते हैं, गूगल, तो गूगल पे कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया राजधानी कोचिंग सेंटर, तो आपको यहाँ पे राजधानी कोचिंग सेंटर का वीडियो, यहाँ पे चैनल, ये सब आ जाता है। तो ये सब रैम में वर्क हो रहा होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ ना, गूगल खोलेंगे ना, तो ये डिलीट हो गया रहेगा, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये रैम में जो भी वर्क होता है ना, उस समय प्रेजेंटली होता है। और जो स्टोरेज का काम होता है, जैसे आप मूवी रखते हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, या फाइल रखते हैं, वो सभी रैम में रखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये प्लेस्ड कहाँ होता है? मदरबोर्ड के अंदर होता है। रोम जो होता है आउटर होता है, एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत होता है, तो वो मदरबोर्ड में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब होता है ना जहाँ से आप ब्राउजिंग करते हैं, मतलब जाते हैं कुछ सर्च करते हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें क्रोम आपने देखा होगा, गूगल क्रोम आपके मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में होता है, ये वेब ब्राउजिंग होता है। फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी ईडज होता है, EDGE, ये भी होता है। एप्पल का भी अपना अलग होता है। लेकिन देखिए फेसबुक और जो इंस्टाग्राम होता है ना, ये दोनों क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कह लीजिए या साइट कह लीजिए, तो एक तरह का वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। ये दोनों क्या है? वेब ब्राउजिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सी। तो ये एग्जामिनर का फॉल्ट है कि इन्होंने ऑप्शन ऐसा बनाया कि कंफ्यूज कर दिया बच्चा को सेकंड थर्ड में, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही है। तो एग्जामिनर क्या किया कि फेसबुक को सही मान लिया। इंस्टाग्राम कहाँ से वेब ब्राउजर है? इंस्टाग्राम तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। चलिए दोनों ऑप्शन ये करेक्ट आप मान के चलिएगा। ये फायरफॉक्स और गूगल क्रोम और ईडज, ये तीनों वेब ब्राउजिंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2, 3 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL स्टैंड फॉर। URL मतलब कि जो आपको लिंक मिलता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे www.abcd.com। तो इस तरह के जो URL होते हैं ना, उसी को हम लोग URL बोलते हैं। जो वेबसाइट का लिंक होता है वो URL कहलाता है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो देखिएगा रिसोर्स लोकेटर किसमें है? इसमें रिसर्च है इसमें, तो ये गलत है। इसमें यूनिवर्सल है, गलत है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन ये हिंदी में देख लीजिएगा, ये रिसोर्स लिखना चाहिए था, तो रिसर्च लिख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक्रोनॉम ऑफ LCD, मतलब LCD का पूर्ण नाम बताना है। तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है मतलब कि छोटे छोटे डिस्प्ले, मतलब मिलियंस ऑफ डिस्प्ले मिलकर ये डिस्प्ले बनता है, छोटा छोटा माइक्रो में, नैनो में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। ये यूज होता है आपको मोबाइल में, लैपटॉप के जो स्क्रीन बनते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए फिर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इंटरनल एक्सप्लोरर है जो कि अब बंद हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, लेकिन याहू जो है ना ये नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है एक तरह से, जिसमें आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लेकिन वेब ब्राउजर एक तरह से नहीं है। नेक्स्ट कुछ देखिए एक अनाउंसमेंट बीच में मैं कर देता हूँ। जो हमारा बैच है, अभी हमने बताया था आपको कि 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 बजे स्टार्ट होगा। मेरा क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, UGC नेट JRF 5 टाइम्स हूँ, एमलिस PG DLN BLIS BTech, और बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है।
और जो हमारे जीके जीएस सर हैं कश्यप सर, इनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और आप लोग अगर राजधानी कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं तो सर के बारे में जानते होंगे या पटना में रहते हैं तब भी जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, दो तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, एक होता है प्रोप्राइटरी सिस्टम, एक होता है प्रोप्राइटरी मतलब होता है ना जो पैसे से सॉफ्टवेयर बिकता है, एक होता है पब्लिक डोमेन में माने फ्री यूज करने के लिए। तो जो फ्री होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं आपका फ्री, और बाकी प्रोप्राइटरी मतलब होता है पैसे से। तो एमएस विंडो आपको पैसा पे करना होता है। उसके बाद आपके पास देख लीजिए लाइनक्स है, ये फ्री है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लाइनक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज विद इन द बिल्डिंग कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी इमारत के भीतर किया जाता है। तो जब भी देखिए कोई कंप्यूटर नेटवर्क हो और उसको एक इमारत के भीतर ही किया जाता है उसको लैन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। एक होता है वैन, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन मतलब शहर, मतलब एक शहर में ये पूरा सर्विस प्रोवाइड करता है। ये पूरा वाइड एरिया मतलब इंटरनेशनल। तो इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। जो हमारे शहर में एक जैसे होता है ना, पहले आपको पता होगा केबल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू एक शहर भर में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था, उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क जो हम लोग अपने कंप्यूटर को मोबाइल को चाहे एक बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग से थर्ड बिल्डिंग, जैसे हॉस्पिटल में यूज हो रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट WW पेजेज कंटेन कमांड इन द लैंग्वेज, यानी अधिकांश WW पेजों में भाषा में कमांड होते हैं। कौन सा कमांड होते हैं? देखिए, जो ज़्यादातर पेज होते हैं ना वो HTML में होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये आयोग ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है। Which of the following would not be considered as a form of secondary storage? मतलब इसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे नहीं देखते हैं हम लोग, द्वितीयक डेटा संरक्षण नहीं करता है, जो द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी जो मेमोरी होती है ना उसके तौर पे हम लोग नहीं देखते हैं। तो रैम जो होता है ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी होता है। बाकी रोम जो होता है सेकेंडरी होता है, CD रोम सेकेंडरी होता है, DVD रोम सेकेंडरी मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17, हु फर्स्ट यूज द वर्ड रेफरेंस। संदर्भ शब्द का प्रथम सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये किए थे सैमुअल स्वेट ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि आपका कोई रेफरेंस है, जैसे आप किसी दोस्त से बोलते हैं कि भैया मैं यहाँ जा रहा हूँ, आपके कोई रेफरेंस में ऐसा व्यक्ति है जो मेरा काम करवा दे, यानी आप ना काम दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी के सेंस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आज आप लाइब्रेरियन हैं और आपके पास वो पुस्तक नहीं है, आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, तो पुस्तक नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को जो यूजर आकर डिमांड कर रहा है पुस्तक, आप उसको बताते हैं कि ये मटेरियल इस लाइब्रेरी में मिल जाएगा, यानी आपने उनको वहाँ का रेफरेंस दे दिया। इसी को बोलते हैं रेफरेंस। ये समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, संदर्भ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। देखिए, दो तरह के हमारे पास सोर्सेस होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी तीन तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसमें आपसे पूछा गया है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन सा है। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री माने ये होता है माइक्रोफिल्म, जो एक पीरियडिकल बुक, न्यूज़पेपर ये होता है, ये सभी डॉक्यूमेंट्री सोर्स के तौर पे जाने जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री यानी अप्रलेखीय स्रोत, डॉक्यूमेंट्री।
तो देखिए डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो होता है ना, मतलब जिसको हम डॉक्यूमेंट्री के तौर पे रख सकें, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट के तौर पे रख सकते हैं। तो देखिए बुक, पीरियडिकल, न्यूज़पेपर, इसको हम डॉक्यूमेंट की तरह रख सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में और या ऑनलाइन फॉर्म में रहता है। माइक्रोफिल्म जो होता है ये एक तरह का नॉन डॉक्यूमेंट्री है और बाकी ये तीनों डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का भी 3 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा होता है टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए प्राइमरी में वो चीज़ आता है जिसका प्रथम बार डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रिसर्च पेपर, या अगर हम लोग कहें रिसर्च पेपर के अलावा जैसे कोई ऐसा नोवेल हो जो पहली बार लिखा जा रहा है, या आप किसी को मैसेज भेजते हैं, कोई लेटर लिखते हैं। जब आप लेटर लिखते हैं ना तो आप अपना शब्द लिखते हैं, वो किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, जो आपके मन में होता है वो लिखते हैं लेटर, तो वो हुआ ना प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप याद रखना। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो प्राइमरी से डेराइव होता है, जैसे किसी ने म्यूजिक बनाया, धुन है, जैसे किसी गाने का धुन है, आप देखते हैं हर गाना का धुन अलग अलग होता है, तो जो धुन है ना, जो म्यूजिक है ना, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस म्यूजिक का किसी ने दोबारा इस्तेमाल किया तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे हो जाएगा। जैसे जितने भी देश में रिसर्च पेपर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में साउंड पे रिसर्च हुआ, लाइट पे रिसर्च हुआ, हीट पे रिसर्च हुआ, तो ये सभी रिसर्च पेपर अपने आप में प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो रिसर्च पेपर का यूज करके हमने 5th क्लास स्टैंडर्ड का कोई टेक्स्ट बुक लिख दिया, टेक्स्ट बुक, ठीक। तो ये टेक्स्ट बुक हमने लिखा है किसके अकॉर्डिंग? 5th क्लास के अकॉर्डिंग। 10th का जब हम लोग लिखेंगे, 10th क्लास के अकॉर्डिंग जब हम लोग टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो उस केस में इनसे इनका स्टैंडर्ड हाई होगा। लेकिन ये सारा जो हम लोग अगर हीट पे लिख रहे हैं, या हमारा टॉपिक लाइट है, तो मान लीजिए लाइट और हीट हम लोग टॉपिक है और उस पर हम लोग ये बुक लिख रहे हैं, तो यहीं से हम लोग लेंगे और यहीं से डॉक्यूमेंट हम लोग, मतलब इन्हीं के रिसर्च पेपर से इनका बुक डिजाइन करेंगे। लेकिन उनके क्लास के स्टैंडर्ड से इनका बेसिक बात यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा एडवांस यहाँ रखेंगे। तो ये प्राइमरी से जब ये लेकर यूज करके टेक्स्ट बुक हमने लिखा ना, तो उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट बुक जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जब टर्शियरी डेवलपमेंट की, मतलब अदर डॉक्यूमेंट हेल्प से, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसका हेल्प करके जब हम लोग आगे डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, या मतलब कि कोई डेटा बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस सभी का एग्जाम्पल पूछा जाता है जब हम लोग थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, तो हम लोग सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उस समय हम लोग समझ लेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये है, आगे और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए ये पूछ दिया गया यही बात, जर्नली द इंफॉर्मेशन सोर्स आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी आमतौर पर सूचना स्रोत को मुख्य रूप से निम्नलिखित में श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो देखिए जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन सोर्स है ना, मतलब कि एक कैटेगराइज कीजिएगा तो 2 तरह का कैटेगराइज किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्री, एक नॉन डॉक्यूमेंट्री, यानी एक प्रलेखिम और अप्रलेखिम। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स भले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड किया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली इंफॉर्मेशन सोर्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सुटेबल रेफरेंस टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी किसी स्थान विशेष की जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ क्या है। यानी किसी स्थान के बारे में अगर आपको पता करना है तो इन सभी रेफरेंस सोर्सेस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा रेफरेंस सोर्सेस हमें हेल्प करेगा। तो गजेटियर जो होता है ये प्लेस के लिए होता है, किसी जगह के बारे में बताने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए डायरेक्टरी क्या होता है, ये सभी रेफरेंस सोर्सेज में हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके थ्योरेटिकल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उतना ही आप लीजिए, ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक करके समझाते जाऊँ। तो जो डायरेक्टरी है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जब मोबाइल नहीं था तो टेलीफोन डायरेक्टरी होता था, हर घर में रखा रहता था टेलीफोन डायरेक्टरी, जो मतलब घर में रहता था, हॉस्पिटल का उसमें नंबर होता था, मतलब उस सिटी में जितने हॉस्पिटल है वहाँ नंबर होता था, पुलिस स्टेशन का नंबर होता था, फिर से फायर ब्रिगेड का नंबर होता था,
इस तरह से करके पूरा नंबर होता था टेलीफोन डायरेक्टरी में। तो इससे क्या हो गया ना, ये जो डायरेक्टरी है ना, ये रेफरेंस सोर्सेज है। कहाँ का रेफरेंस है? उस हॉस्पिटल का। तो अगर आपको किसी इमरजेंसी पड़ गया तो आप फ़ोन डायरेक्टरी से वो नंबर निकालते थे और आप डायल करते थे, वो घुमा घुमा के। पहले बेसिक फ़ोन में, आज मोबाइल में ही सब कुछ सेव हो जाता है। इस कारण ये डायरेक्टरी का चलन खत्म हो गया। गेजेटियर के अंदर प्लेस, जगह, सिटी के बारे में बताया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया एक वर्ल्ड का पूरा नॉलेज दिया जाता है। ईयर बुक जो है, हर साल हर देश में ईयर बुक पब्लिश होता है। हम लोगों का देश का जो ईयर बुक है उसका नाम है इंडिया। ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अभी जो इंडिया पब्लिश होगी वो इंडिया 2025 के नाम से पब्लिश होगी, जो मतलब जनवरी 26 में आएगी। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक डेट वाइज सीक्वेंस में जो भी घटना देश में होती है वो इसमें पब्लिश होता है। और यही से ना, इसी इंडिया 24 से बीपीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कि किस दिन क्या हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि बताइए कि ये योजना कब आई थी। तो ये आपका इंडिया 25 में ये पब्लिश हुआ रहता है। वहीं से सभी करंट अफेयर वगैरह लोग कॉपी भी करता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं अनाउंसमेंट फिर से कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट बैच 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे, राजधानी कोचिंग सेंटर, पिलर नंबर 6061 पटना यूनिवर्सिटी के पास। आप आके ज्वाइन कर लीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हाउ मेनी वॉल्यूम माइक्रोपीडिया फॉर अ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश। यानी न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का माइक्रोपीडिया कितने खंड में प्रकाशित हुआ? तो 12 खंड में प्रकाशित हुआ। हालांकि आयोग ने 11 माना है, ये गलत है। देखिए इसमें 4 होता है। जैसे जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक बोलते हैं मैक्रोपीडिया, ठीक है, पीडिया। एक होता है माइक्रोपीडिया। थर्ड होता है प्रोपीडिया। एक होता है इंडेक्स। ये 4 होता है। माइक्रोपीडिया 17 वॉल्यूम में है, ये 12 वॉल्यूम में है, एक वॉल्यूम में है ये। तो ये हो गया। ये आपका इंडेक्सिंग भी होता है, इसको मैं देख लूँगा, आपको बता दूंगा। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि माइक्रोपीडिया में क्या होता है ना, जैसे पहले माइक्रो समझिए। माइक्रोपीडिया में क्या होता है, इसमें कोई भी आर्टिकल जो 750 वर्ड से नीचे का वर्ड है ना, वो सब यहाँ पब्लिश होता है। माइक्रो में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं जो 750 वर्ड से ज़्यादा हैं। प्रोपीडिया एक तरह से रेफरेंसिंग के लिए यूज होता है, रेफरेंस के लिए। और एक आउटलाइन बताता है, एक तरह का आउटलाइन बताता है कि बताइए कि ये माइक्रो और माइक्रो में कहाँ क्या चीज़ मिल सकता है। इंडेक्सिंग में आपको पेजिंग के तौर पे, मतलब जो भी टॉपिक है उसका पेज नंबर दिया रहेगा, टॉपिक रहेगा, पूरा इंडेक्स बना रहेगा, ताकि आप एक ही सेकंड में अल्फ़ाबेटिकल जाके ढूंढ पाएँ। तो ये पूरा आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये 4 पार्ट होते हैं और सभी का ये टोटल 32 में आता है वॉल्यूम में। तो 32 वॉल्यूम होता है। तो देख लीजिए 7 2 9 और एक ये हो गया 10, यानी ये 2 में आता है। इंडेक्सिंग 2 पार्ट में होता है, तो टोटल 32 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल 32 हो जाएंगे। तो ये आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। उसका माइक्रो अगर पूछा जाए तो 17 वॉल्यूम में होता है, माइक्रो पूछा जाए तो 12 वॉल्यूम में होता है, प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम में होता है जो रेफरेंसिंग और आउटलाइन को डिफाइन करता है, इंडेक्सिंग जो होता है 2 वॉल्यूम में होता है। तो याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, फैक्ट्स ऑन फाइल इज तो वीकली ये पब्लिश होता है। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या होता है ना, वर्ल्ड का जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वीकली इसको पब्लिश कर देता है। ये लंदन से पब्लिश होता है आई थिंक। इसमें क्या होता है ना, वीकली लिस्ट में, ये मुझे देखना पड़ेगा लंदन से होता है कि यूएस से होता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा गूगल में। देखिए वीकली लिस्ट में क्या होता है कि इसमें ना हर वीक में वर्ल्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन है ना उसको ये लोग पब्लिश कर देते हैं फैक्ट ऑन फाइल के अंदर। तो इससे क्या होता है ना कि आपको वर्ल्ड में क्या क्या घटनाएं हुई अगर आपको पता करना है तो ये सब्सक्रिप्शन लेना होता है। हालांकि यूनिवर्सिटी वगैरह इसका सब्सक्रिप्शन लेती है और बच्चों के लिए करंट जो भी अपडेट हो रहा है। मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें आज इंटरनेट की दुनिया में, आप बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं कि चाइना का राष्ट्रपति कौन है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोचिए 50 साल पीछे चले जाइए, जब न्यूज़ पेपर आया करता था उस समय ना
आपको अगर जापान का राष्ट्रपति चेंज हो गया ना, आपको 2 महीने बाद पता चलता था, अच्छा जापान के राष्ट्रपति चेंज हो गए। अब वो कैसे पता चलता था, लोग, एक व्यक्ति दिल्ली में पढ़ा ये फैक्ट ऑन फाइल से, उसने किसी को बताया, फिर उसने किसी को बताया, आप बिहार में बैठे हैं, आपको बहुत बाद में इन्फॉर्मेशन आई। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उस समय जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो बहुत कारगर साबित थी, लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा इसका यूटिलाइजेशन कम हो गया है, लोग इसको कम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि इंडिया जो है, इंडिया अभी आपको बताया था आने वाले, जैसे इंडिया 2024 पब्लिश हुआ, तो 2024 के जो भी घटनाएं थे उनके बारे में है। तो ये ईयर बुक है, प्रत्येक ईयर ये पब्लिश होता है भारत सरकार के द्वारा। ये रेफरेंस एनुअल है एक तरह का, जो रेफरेंस मैंने अभी बताया था कि कोई भी चीज़ ढूंढना हो, कोई भी नॉलेज आपको लेना है तो कहाँ पे मिल सकता है, तो ये इंडिया 2024 में मिल जाएगा आपको, इंडिया में जो भी घटनाएं होती है। और ये एक तरह का ईयर एनुअल बुक है, मतलब ईयर वाइज एक रेफरेंस मटेरियल है एक तरह का। अलमांग के बारे में जान जाइए, जो हम लोगों का चंद्रमा सूर्य का जो भी हिंदी कैलेंडर में आप जानते हैं कि उनकी कैसे दिशा गति, जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो यूज करते हैं अलमांग को। ये गाइड बुक, किसी चीज़ को गाइड बुक होती है, जैसे आपको दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली के सभी जो टूरिस्ट पैलेस है उसको आपको गाइड बुक लेना होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या कौन से जगह पे हमको विजिट करना है, कौन कौन से जगह है। हैंड बुक जो होता है वो एक तरह का छोटी बुक होती है, जो किसी भी मतलब सब्जेक्ट का भी हो सकता है, लाइब्रेरी साइंस का हो सकता है, इंजीनियरिंग का भी हैंड बुक हो सकता है, मटेरियल साइंस का हो सकता है, तो वो उस सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट बात उसमें रहेगा। तो ये इसका मीनिंग मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विच पार्ट ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस। मैंने अभी आपको बताया था, जो 4 पार्ट बताया था ना, उसमें प्रोपीडिया के बारे में मैंने बताया था। प्रोपीडिया जो होता है ना वो रेडी रेफरेंस के लिए यूज होता है, और बाकी माइक्रो, माइक्रो और प्री मीडिया ये नहीं होता है इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फैक्ट ऑन फाइल वीकली डाइजेस्ट। तो ये वर्ल्ड लेवल का इवेंट को कवर करता है, मैंने बताया था अभी कि ये वीकली डाइजेस्ट है एक तरह का, और ये वर्ल्ड इवेंट को कवर करता है और हर वीक में ये पब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, आर्टिकल पब्लिश इन रिसर्च जर्नल इज, मतलब ये पूछा गया है शोध पत्रिका में प्रकाशित आलेख क्या कहलाती है, तो ये प्राइमरी सोर्स कहलाती है। मैंने अभी बताया था आपको इनिशियल एक क्वेश्चन में कि जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं ना उनको प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और 5 क्लास और 10th क्लास के स्टैंडर्ड को मैंने बताया था कि रिसर्च पेपर से यूज करके जब हम बच्चों के माइंड के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जब टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो वो टेक्स्ट बुक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, यानी फीडबैक यंत्र किस सेवा का एक हिस्सा है, तो ये है SDI। इसका SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका हिंदी होता है चयनात्मक, सिलेक्शन करना, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन, तो चयनात्मक छटनी करके जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो। इसमें देखिए फीडबैक मैकेनिज्म जो SDI है ना, इसमें 2 चीज़ें पढ़ना होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI, ये टॉपिक के अंतर्गत। तो जो SDI सर्विस होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर एक यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक, ये स्टेप बता रहा हूँ मैं, SDI का स्टेप। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में यूजर प्रोफाइल बनाएंगे और ये हम लोग जान जाएंगे कि एक यूजर को हमारे क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमारा यूजर मैथमेटिक्स फील्ड से है, तो हम लोग मैथमेटिक्स का जो भी करंट आएगा मटेरियल उसके बारे में उसको नोटिफिकेशन हम लोग भेजेंगे। अगर वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री का जो भी मैगजीन वगैरह पेपर आएगा, रिसर्च पेपर, वो चीज़ हम उसको हिस्ट्री वाले को भेजेंगे। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल का प्रोफाइल बनाते हैं, मतलब कि एक तरह से जो मतलब वो कह सकते हैं हम लोग कि लाइब्रेरी का जो कंटेंट है ना, इसका एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, लाइब्रेरी कंटेंट प्रोफाइल हम लोग बना लिए। एक बार हम लोग जब इसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे वहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये समझिए कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी डेटा है उसका हम लोग प्रोफाइल बना लिए। थर्ड में क्या करते हैं, हम लोग मैचिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैचिंग, मान लीजिए कोई कंटेंट आया, वो कंटेंट हमारा यूजर प्रोफाइल से मैच कर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैचिंग करा लेंगे
फिर मैचिंग कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे। अब ये नोटिफिकेशन किसको जाएगा, ये यूजर प्रोफाइल को जाएगा, मतलब यूजर को जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा मैच करके डेटा, मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को रख के देखता हूँ मैं लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। अब लाइब्रेरी साइंस का कोई मटेरियल आया तो ये मैच कर गया, तो हमारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस का एक मटेरियल आया है, मतलब कि नया बुक आया है, आके आप पढ़िए। तो मुझे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अच्छा लाइब्रेरी साइंस का नई बुक आई है तो इंटरेस्ट हूँ तो मैं आऊँगा और बुक लूँगा, पढ़ूँगा। फिर क्या हो जाएगा, फीडबैक लूँगा मैं, ठीक। लाइब्रेरियन के तौर पे ये यूजर फीडबैक भेजेगा कि हाँ ये मटेरियल मेरे लायक है या नहीं है। अगर उसके लायक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग 6 में मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई हम क्यों करेंगे, अब मॉडिफाई कहाँ करेंगे, हम लोग यूजर प्रोफाइल में मॉडिफाई करेंगे। इसलिए मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो यूजर प्रोफाइल से डिफर है। अगर मान लीजिए हमने उसको लाइब्रेरी साइंस का कोई मटेरियल भेजा, ये बोल रहा है हम लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ते हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रोफाइल या गलत हुआ बना था, या तो इस यूजर ने अपना फील्ड ही चेंज कर लिया। मान लीजिए वो पहले बीए में था, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी में वो बीए का स्टूडेंट था हिस्ट्री से, अब मैं उसको हिस्ट्री का मटेरियल भेज रहा था, अब वो लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लिया, तो अब मैं हिस्ट्री का भेजूंगा तो वो कहेगा ये मेरे काम का नहीं है, वो फीडबैक दे दिया, तो मैं मतलब फीडबैक में वो कहेगा कि लाइब्रेरी साइंस का मैं हूँ स्टूडेंट, तो फिर अब वो मॉडिफाई करके उसको लाइब्रेरी साइंस में हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये टोटल SDI, इसमें क्या होता है ना, सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेसिमेशन होता है छटनी करना, सिलेक्शन मतलब होता है चयन करना, इन्फॉर्मेशन मतलब होता है स्रोत। तो ये प्रक्रिया है ना पूरा, ये लाइब्रेरी के अंदर मतलब ऑटोमेटिक होता है, मतलब ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेशन सॉफ्टवेयर आए हैं, उसके तहत ये किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। यूजर प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं, कंटेंट प्रोफाइल एक तरह से बनाते हैं, मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका, फिर मैचिंग कराते हैं, फिर नोटिफिकेशन करते हैं, फिर फीडबैक करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं। तो 6 स्टेप होते हैं। ये किसके स्टेप है, SDI का स्टेप है। करंट अवेयरनेस सर्विस जो होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, करंट अवेयरनेस सर्विस। इसमें क्या होता है ना, करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत जो भी करंट में रिसोर्सेस आते हैं, जो भी बुक आता है, मटेरियल आता है, वो हम लोग लाइब्रेरी के अंदर डिस्प्ले में लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइब्रेरी में नया यूजर आता है, वो देख लेता है, अच्छा ये मटेरियल आई हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो इशू कराता है, पढ़ाई करता है। तो करंट अवेयरनेस के अंतर्गत ये होता है। SDI के अंदर ये प्रॉपर एक मैथमेटिकल एक कहिए, एक मतलब कंसेप्चुअल की किसको क्या ज़रूरत है, उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये था टोटल हम लोगों का जो सक्षमता 2.0 का क्वेश्चन पेपर, 80 क्वेश्चन पेपर आज हम लोगों ने कवर किया। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 1.0 जो हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। कश्यप सर रहेंगे, GK GS पढ़ाएंगे, मैं रहूँगा लाइब्रेरी साइंस का MCQ, और रवि रंजन सर रहेंगे, वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराएंगे। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करा दूंगा। और देख लीजिए मैं UGC नेट 5 टाइम्स हूँ, एमलिस PGD बिलिस और BTech मेरा क्वालिफिकेशन है। और आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मान के चलिए। आपका जो बिहार लाइब्रेरियन बनने का सपना है वो पूरा होगा। आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक प्रॉपर मतलब बायसनेस ना होकर एक न्यूट्रल माइंड से आप डिसीजन लीजिएगा कि कौन से टीचर सही हैं। और आप देखिए अगर आप बिहार लाइब्रेरियन बनेंगे तो 12th ग्रेड जो 12th का जो टीचर का सैलरी मिलता है, ये अनुमान है कि यहीं आपको सैलरी मिलेगा। तो 2-4 हज़ार रुपये के लिए मत सोचिए। आपका अगर एक मंथ का सैलरी देखेंगे तो 50,000 होगा। अगर हमारा फी मान लीजिए 5,000 भी हुआ, जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, तो आपके फर्स्ट मंथ का सैलरी का 10% भी नहीं होने वाला है। तो ये जो है ना, जो मतलब कि जो फीस रखा जाता है, ये सोचिए कि भारत में अभी भी कितना लो फीस रखा जाता है पढ़ाई के लिए। तो आप थोड़ा सा आप मन बनाइए, आइए डेमो लेक्चर लीजिए हमारे पास, और आपको डेमो लेक्चर पसंद आता है तो आप कोर्सेस जो है हमारा बैचेज है वो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके बिहार लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बने रहिए आप राजधानी कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसा रहा?